चलो मौर्योत्तर काल पढ़े थे। मौर्योत्तर काल में हम लोग कल पढ़े थे कुषाण वंश के बारे में। किसके बारे में? कुषाण के बारे में देखे, पहला वंश और कैलेंडर के बारे में पूरा चर्चा किए थे कि क्या क्या था। वो गेट बंद कर दो, आते हो तो लगा दिया करो लास्ट टाइम जो भी आओगे। ठीक है, चलो कैलेंडर के बारे में जो चर्चा किए थे उसका एक बार अध्ययन कर लो, रिवीजन कर लो, बीच में बातें मत करो। चलो इसमें बताएंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है ये किस पे आधारित होता है? सूर्य पर। कब से स्टार्ट माना गया है? ईसा मसीह के जन्म से। और विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग किस कैलेंडर का होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हम क्या है बचपन से सीखे हैं, तो वही जनवरी फरवरी मार्च वाली अच्छा लगता है। समझ आ पा रहा है? लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है भारत का वो पंचांग होता है। क्या होता है? पंचांग। जो किस पे आधारित होता है? शक संवत पर। किस पे? शक संवत। तो शक संवत जो था वो विक्रम संवत के पहले आया कि बाद में आया? बाद में आया। पहले आया बोल रहे हो? क्या पढ़ के आते हो, समझ में नहीं आता। इतना पढ़ाने से क्या फायदा, उल्टा उल्टा बताते हो। शक संवत ग्रेगोरियन के पहले की बाद में? बाद में। कितना साल बाद? कितना? 78 साल बाद आया। 78 ईसा ईसा ईस्वी में आया ना? 78 ईस्वी में आया। और विक्रम संवत कितने साल पहले आ गया? 57 साल पहले आया, मतलब 57 ईसा पूर्व में आया। समझ आ रहा है? विक्रम संवत को कहाँ के शासकों ने चालू किया था? मालवा। उपाधि कौन सा लिया था? विक्रमादित्य। किसको हराने के बाद? मथुरा के शक वालों को हराने के बाद। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? और जो हमारा शक संवत इसको कौन चालू किया था? कनिष्क। कौन चालू किया था? तो बाकी कल डेट निकालना बता दिया था, सन वगैरह कैसे निकाला जाता है। वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो किसमें कितना जोड़ने से क्या निकलता है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? कुषाण वंश का बात करें तो कुषाण वंश कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ, मतलब मध्य एशिया में क्या कौन रहते थे उस वहां? यूची कबीलाई। कितने भागों में बटे थे? 5 भागों में बट चुके थे। और उन्हीं 5 भागों में से एक भाग कौन था? कुषाण। जो किस ओर से आए थे बताओ? मध्य एशिया से आए थे। कौन से पर्वत की तरफ से? हिंदू कुश पर्वत की तरफ से आए थे। और वो देखे पंजाब सिंध वाला एरिया उनको अच्छा लगा, तो वहीं उन लोग बसना स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे अपना शासन क्या करेंगे? स्थापित। आया बात समझ में? तो इसने अपनी पहली जो राजधानी बनाया पेशावर को, किसको बनाया? जो इनकी राजनीतिक राजधानी हुआ। और सांस्कृतिक वाला किसको बनाए थे? तक्षशिला को, क्योंकि पहले उन्हीं से क्षेत्र में उनका निवास था, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में। बाद में उन लोग भारत में आए, तो भारत में अपनी उन लोग सांस्कृतिक राजधानी बनाए। किसको बनाए? मथुरा को। है ना? और कनिष्क के समय ही, मतलब कनिष्क ने कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया था? पाटलिपुत्र पर। और वहां से कौन से व्यक्ति को लाया था? अश्वघोष को। किसको लाया था? कनिष्क के समय ही कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति आपको देखने मिलेगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। अध्यक्ष वसुमित्र। इसी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म कितने भाग में बढ़ गया? 2 भागों में। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। समझ आ पा रहा है? कनिष्क के दरबार में प्रमुख 5 लोगों का निवास था। पहला बताओ? पाशर्व। दूसरा वसुमित्र। तीसरा अश्वघोष। चौथा नागार्जुन। और पांचवा चरक। तो इनके बारे में अपन कल यहां तक देखे थे शायद। आज इन्हीं की यहीं से आगे बढ़ते हैं। आ रहा बात समझ में? चलो इसके बाद के क्वेश्चन को समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। चलो कनिष्क तक हम लोग देखे थे मौर्योत्तर काल में। चलो यहां तक का कल हो चुका था ना। चलो आज की इस क्लास में देखते हैं हम लोग कनिष्क से रिलेटेड ही कुछ कुछ जानकारी और है। बीच में बातें मत करो, इधर सामने ध्यान दो।
तो कनिष्क के दरबार में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम क्या था, अश्वघोष, कहाँ से लाया था इसको, पाटलिपुत्र से। इसने जो पुस्तक लिखा वो बहुत ही फेमस रहा, कौन सी पुस्तक, बुद्ध चरितम। कौन सी पुस्तक, तो ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर, बुद्ध चरितम पुस्तक किसने लिखा था, अश्वघोष। इसको यहीं क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किसके दरबार में रहता था, कनिष्क, इसलिए कनिष्क का टॉपिक में ही इसको जानना है आपको। समझ आ पा रहा है कि बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है, अश्वघोष, जो किसके दरबार में थे, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में और कौन था बता दो, चरक। चरक एक प्रकार का वैद्य या उस समय का क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करता था। इसने भी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है, चरक संहिता। कौन सा पुस्तक है, तो चरक संहिता पुस्तक के लेखक चरक किसके दरबार में निवास करते थे, कनिष्क के दरबार में। कनिष्क कौन से वंश का राजा था, कुषाण वंश का। कौन से वंश का, कुषाण। कहां से आए थे कुषाण वाले, मध्य एशिया से। कहां से आए थे, चलो। कनिष्क के दरबार में रहने वाला व्यक्ति जिसका नेक्स्ट व्यक्ति है नागार्जुन। कौन रहता था, तो नागार्जुन जो है इसने लिखा था एक पुस्तक जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। क्या लिखा था, माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखा। साथ ही साथ नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, जो फिजिक्स से रिलेटेड होता है, सापेक्षता का सिद्धांत। वो चीज आप आगे समझोगे। समझ आ पा रहा है, तो नागार्जुन ने कौन सा पुस्तक लिखा, माध्यमिक सूत्र। कौन सा सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। और यही सिद्धांत आगे चल के कौन दिया था, आइंस्टीन। कौन दिया था, आइंस्टीन से पहले कौन दे चुका है, नागार्जुन। बात समझना, समझ आ पा रहा है। लेकिन वर्ल्ड स्तर पर फेमस कौन हुआ, लेकिन हम आइंस्टीन की तुलना भारत में किससे करते हैं, नागार्जुन से। इसलिए इसको बोलते हैं भारत का आइंस्टीन। किसको बोलेंगे, नागार्जुन को, भारत का आइंस्टीन। क्योंकि इसने जो सिद्धांत दिया था भविष्य में आगे वही सिद्धांत कौन दिया था, आइंस्टीन भी दिया था। आया बात समझ में, तो यहां से भी क्वेश्चन अक्सर आएगा। माध्यमिक सूत्र पुस्तक के लेखक बता दो, नागार्जुन। और इसी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का। भविष्य में इसको और कौन दिया, आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन बता दो, नागार्जुन। कनिष्क के दरबार में और कौन था बता दो, वसुमित्र। वसुमित्र ने जो पुस्तक लिखा उसका नाम बता दो, महाविभाष सूत्र। कौन सा पुस्तक, महाविभाष सूत्र। ये एक प्रकार का गौतम बुद्ध बोले या बौद्ध धर्म का एक शब्दकोश है। क्या आपका, शब्दकोश। कि बौद्ध धर्म में जो भी शब्द होते हैं उसका अर्थ क्या है, कि उसको जानना है तो यह क्रम से कैसे जमे हुए हैं, तो उसको इसी में बताया गया है। इसको बोलते हैं बौद्ध धर्म का शब्दकोश के नाम से भी जानते हैं, या उसी को विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कहीं कहीं विश्वकोश भी लिखा होता है। तो इसे वसुमित्र ने कौन सा पुस्तक लिखा था, महाविभाष सूत्र लिखा। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। समझ आ रहा है, तो इनके समय में, कनिष्क के समय में जो रहते थे, जो भी पुस्तक लिखे पूरे भारत में फेमस हुआ, वर्ल्ड में फेमस हुए। कौन कौन से पुस्तक, बुद्ध चरित हो गया, चरक संहिता, माध्यमिक सूत्र और महाविभाष सूत्र। ये सब कनिष्क के समय ही लिखी गई थी। आया बात समझ में, आए ना, आगे बढ़े। चलो चलो, कनिष्क के समय का नेक्स्ट विशेषता ये है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, कनिष्क ने। और कनिष्क कौन सा वंश का था, कुषाण वंश का। कौन सा वंश का, तो क्वेश्चन में यदि कनिष्क नहीं लिखा तो किस में टिक लगाओगे, कुषाण। कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने लाए थे, कुषाण वाले। कौन लाए थे आपके, कुषाण। और सबसे पहले सोने का सिक्का कौन लाया, यवन वाले। कौन लाए थे, यवन में। यवन में मीनांडर लाया था आपका। समझ आ पा रहे हैं, तो सबसे पहले सोने का सिक्का यवन। सर्वाधिक सोने का सिक्का, नहीं सॉरी क्या लिखे, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कौन लाए थे, कुषाण। और लाने वाला व्यक्ति कौन था, कनिष्क। और मुख्य रूप से कनिष्क के समय सोने की जो खान थी, जैसे अभी भारत में सोने की खान आपको जो देखने मिलेगा वो हमको दक्षिण भारत में देखने मिलता है, कर्नाटक में। कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में जो सोने की खान है जिससे सोने की प्राप्ति होता है, कौन सा खान, कोलार खान। कोलार खान कहाँ है, कर्नाटक में। इसी केजीएफ, मैं केएफसी लिखने वाला था अभी, ठीक। केजीएफ है ना, क्या है बता दो, केएफसी में भी मिलता है लेकिन कुछ है वो, ठीक नहीं। चलो, तो केजीएफ का मतलब क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड। क्या होता है, खदान को फील्ड बोलते हैं। समझ आ पा रहा है, तो कोलार गोल्ड फील्ड ये कहाँ बता दो,
कर्नाटक में। उसी पर पिक्चर बना था, क्या पिक्चर, केजीएफ। तो ये तो अभी भी वो कोलार खान है। भारत का 100% सोना में से 99% सोना यहीं से निकलता है, कोलार खान से। कौन से खान से, कोलार। तो ये तो बातचीत है अभी के समय का। हम लोग बात कर रहे हैं कब का, किसके टाइम का, कनिष्क। उस समय इधर का पता भी नहीं लगा होगा कि इधर भी सोने खान है ऐसे करके। उत्तर भारत में रहते थे, दक्षिण भारत में कहाँ पाएंगे, सुविधा नहीं था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गया, खोज होती गई अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसके टाइम में जो सोने की खान था, ये था आपका मुख्य रूप से आपको देखने मिलेगा अल्ताई पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी में, और अल्ताई पहाड़ी हिस्सा था हिंदू कुश पर्वत का। कौन से पर्वत का, और जो आपको मिलेगा किधर, अफगानिस्तान क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा, अफगानिस्तान क्षेत्र में मिल सकता है। आया बात समझ में। और कुल मिला के वही बताएंगे, सोने की प्राप्ति कनिष्क के समय किस पहाड़ी से होती थी, अल्ताई पहाड़ी। किस क्षेत्र में, हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र से होता था। कनिष्क के समय व्यापार जो होता था दो मार्ग से होता था, एक था स्थल मार्ग और दूसरा समुद्र मार्ग। स्थल मार्ग से तो ही करते थे सब लोग, समुद्र मार्ग से करने का साक्ष्य मिला इसका, क्योंकि इसके समय में दो प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जिसमें से महाराष्ट्र में था एक सोपारा। कौन सा था, सोपारा बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल में था ताम्रलीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तो सोपारा बंदरगाह और ताम्रलीप बंदरगाह बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था। किसके समय का, कनिष्क के समय का। जैसे अभी बहुत सारे बंदरगाह हैं, नाहवा शोवा है, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई, विशाखापट्टनम, समझ आ रहा है, कोलकाता, हल्दिया, ऐसे कईयों सारे बंदरगाह आपको देखने मिलते हैं। लेकिन कनिष्क के समय का दो बंदरगाह बता कौन कौन सा था, सोपारा और ताम्रलीप। कौन कौन सा था, सोपारा और ताम्रलीप। जिससे पता चला है कि कनिष्क के समय व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। कौन सा मार्ग से, समुद्री मार्ग से होता था। कौन कौन से दो प्रसिद्ध बंदरगाह, सोपारा और ताम्रलीप। सोपारा कौन सा राज्य, महाराष्ट्र, और ताम्रलीप पश्चिम बंगाल। ताम्रलीप कहाँ बताओगे, पश्चिम बंगाल में है। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। तो कनिष्क के समय सोने की प्राप्ति कौन से खान से होती थी, कौन सी पहाड़ी, अल्ताई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, ऊपर तरफ दिखा रहे, नाम बताओ, ठीक नहीं, ऊपर तरफ से होता था, ठीक नहीं। कौन सी पहाड़ी से होता था, अल्ताई पहाड़ी। कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत के समीप वाला एरिया, हिंदू कुश पर्वत का क्षेत्र है वो। आया बात समझ में, आगे बढ़े। चलो, कनिष्क के समय ही देखा जाए और क्या क्या चीज पूछा जाता है, तो एक बुक है जिसका नाम है पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कौन सा पुस्तक है, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें पता चला है कि कनिष्क के समय जो व्यापार होता था, विदेशी व्यापार चलता था, और इनका व्यापार था रोम वाले के साथ। किसके साथ, और रोम अभी किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी। समझ आ पा रहा है। तो कौन सी पुस्तक में पता चला कि कनिष्क के समय व्यापार विदेशों से होता था, तो पुस्तक का नाम क्या है, पेरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी। और किनके साथ व्यापार चलता था, रोम वाले के साथ चलता था। इसी के समय पहली बार खेती हुआ नाशपाती का। किसका खेती, नाशपाती का जो खेती किसके समय देश में चालू हुआ पहली बार, तो कनिष्क के समय स्टार्ट हुआ था। कौन सी खेती, नाशपाती। तो ये अभी भी खा सकते हो, अभी भी है, ठीक नहीं। लेकिन चालू किसके समय हुआ था, कनिष्क के समय से ये खेती स्टार्ट हुआ है। समझ आ पा रहा है। इसी के समय कोई अरब नाविक था, जिन्होंने, अरब नाविक था जिसका नाम क्या था इस व्यक्ति का, हिप्पालस। क्या नाम था, हिप्पालस नामक अरब नाविक ने मानसून की खोज किया। किसका खोज किया, मानसून का खोज किया था। और इस समय था कनिष्क के समय। समझ आ रहा है। तो कनिष्क के समय किसकी खोज हुई थी, मानसून की। किनके द्वारा, हिप्पालस के द्वारा। यह एक क्या थे, अरब नाविक। इसलिए जो हमें मानसून शब्द मिलता है वो एक अरबी शब्द है। क्या शब्द है, और अरबी शब्द जो एक था मौसिम, क्या था आपका, तो मौसिम से बना मानसून। मौसिम से क्या बना, मानसून। तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मानसून किस प्रकार, कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का जो मौसिम शब्द है उसी से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। आया बात समझ में। तो कनिष्क के समय देख लो, कनिष्क का व्यापार किसके साथ चलता था, रोम। दो बंदरगाह भी थे इनके पास, बताओ कौन कौन सा, सोपाला और ताम्रलीप। सोपारा कहाँ है, और ताम्रलीप, ठीक। पहली बार कौन सी खेती चालू किए थे, नाशपाती की खेती। इसी समय किसकी खोज, मानसून की खोज हुआ, किसके द्वारा, हिप्पालस। तो मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी।
और इनके कार्यों को देखते हुए बताया गया, इसको बोलते हैं द्वितीय अशोक। क्या बोलते हैं? तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। समझ आ पा रहा है? क्योंकि अशोक ने जितने महत्वपूर्ण कार्य किए थे, क्षेत्र विस्तार या अन्य बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ये भी बौद्ध धर्म वाला था, चौथी बौद्ध संगति हुआ था ना, तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना, क्षेत्र विस्तार, तो दोनों का तुलना किए तो अशोक का काम और कनिष्क का काम लगभग सेम टाइप का था, इसलिए इनको किस क्या बोला जाता है? द्वितीय अशोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक के नाम से जानेंगे। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े, चलो। अब देखते हैं कनिष्क के समय चीन के द्वारा, किसके द्वारा? चीन के द्वारा रेशम का व्यापार किया गया था। किसका व्यापार? रेशम का व्यापार करते थे। तो इनका दो रेशम मार्ग होता था, एक स्थलीय क्षेत्र से अरब देशों में रेशम पहुंचाना या यूरोप में रेशम पहुंचाना, ये दो एक मार्ग था, और एक भारत के दक्षिण क्षेत्र से होते हुए एक रेशम मार्ग इनका चलता था। तो चीन वाले का दो रेशम मार्ग था। पहला क्या बताओगे? स्थलीय क्षेत्र से भारत के उत्तर की तरफ से, और समुद्री क्षेत्र से भारत के दक्षिण की तरफ से क्या चलता था? रेशम का व्यापार चलता था। तो कनिष्क ने अपने समय में क्या किया था? क्योंकि यहीं पास इनका क्षेत्र था, यहाँ पास मेन यही इनका मेस ज्यादा रहते थे। भले इनका राजनीतिक वाला सांस्कृतिक राजधानी क्या था? मथुरा, लेकिन मुख्य राजधानी क्या था? तक्षशिला। तो तक्षशिला में रहते थे, एकदम पास में थे, इधर से जाते थे, तो दिन भर आना जाना चलते रहता था, रेशम का व्यापार करते थे। तो कनिष्क ने क्या किया? इस यहाँ पास कर दिया नाकाबंदी, अब कोई आना जाना नहीं करेगा ऐसा करके, क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो था कनिष्क का। किसका था? तो कनिष्क के एरिया से लोग गुजर रहे थे, चीन वाले। तो कनिष्क ने क्या किया? चीन के रेशम मार्ग पर रोक लगा दिया, और रोक लगाने के बाद फिर बातचीत हुआ तो इसने टैक्स लेना चालू किया। क्या लेना चालू किया? तो क्वेश्चन आता है कि किसने रेशम मार्ग पर पहली बार टैक्स लेना चालू किया था? कनिष्क ने। और भी कौन सा मार्ग वाला? स्थलीय मार्ग वाला सब। और इतना ज्यादा टैक्स आने लगा कि कनिष्क को और किसी चीज पर ध्यान देना ही नहीं पड़ा, केवल ज्यादा ध्यान वो किस पे देता था? टैक्स लेने पर। यहीं पास ये खुद ही सोचो, जैसे दिल्ली राजरा का जो रोड है वहीं रोक देंगे और बोलेंगे कि 2-2 रुपए दो, ऐसे करके, ठीक नहीं? दिन भर में लाखों लोग तो आना जाना करते होंगे, समझ आ रहा है ना? कई सारा गाड़ी जा रहा है, ट्रक जा रहा है, समझ आ रहा है? तो एक एक दिन में कईयों रुपया मिल सकता है। तो ये उतना बड़ा रास्ता था कि दिन भर आना जाना चलता था, और व्यापारिक मार्ग था ये। समझ आ पा रहा है? तो सबसे ज्यादा कनिष्क को पैसे की प्राप्ति होता था रेशम मार्ग से। किससे होता था? रेशम मार्ग से जो टैक्स वसूलता था, सबसे अधिक धन उसी से उनको प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन आता है सर कि किसने रेशम मार्ग पर टैक्स लिया था? कनिष्क ने। रेशम मार्ग था वो कहां से चालू होता था? चीन से, और इधर यूरोपियन कंट्री, अरेबियन कंट्री, इधर पूरा जाता था मार्ग। समझ आ पा रहा है? तो वही यहाँ लिखा देख लो कि कनिष्क ने चीन के रेशम मार्ग को, सॉरी, चीन के रेशम मार्ग जो होते थे वो यूरोप, फारस और मध्य एशिया से जोड़ता था पूरा। और उत्तर और क्या था आपका? दक्षिण उत्तर क्षेत्र से जो जाता था, कहाँ कहाँ से? कश्मीर, हिंदू कुश पर्वतों से वो गुजरता था। दक्षिण का कहाँ जाता था? हिंद महासागर तरफ से जाता था। तो इसने क्या किया? स्थल मार्ग पर क्या लगा दिया? टैक्स। और इसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या बन गया? रेशम मार्ग पर टैक्स लेना। इसलिए क्वेश्चन इसका बहुत आता है कि कनिष्क को सबसे अधिक धन की प्राप्ति किस मार्ग से होती थी? रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग से? रेशम मार्ग से। यहां तक समझ में आ रहा है? आया ना? आगे बढ़े, चलो। कुछ नोट पॉइंट है कनिष्क को लेके, ध्यान देना सब लोग। चलो, कनिष्क की जो मृत्यु हुई थी 105 ईस्वी में, कब हुआ था? 105 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ? कनिष्क। कनिष्क के मृत्यु के बाद इनका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बना, कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, और इनका अंतिम रूप से शासक देखने मिला वासुदेव, सॉरी, क्या है आपका? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन बना? वासुदेव। क्योंकि एक तरफ उनके जो सामंत थे, मतलब इनके कनिष्क के मृत्यु के बाद इनका जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे सामंतों में बढ़ गया। कि छोटे छोटे क्या हो गए? सामंतों में बढ़ गया। और उसी में से कोई एक सामंत निकला जिसका नाम था श्रीगुप्त। क्या था बता दो? तो श्रीगुप्त शक्तिशाली होते गया और कनिष्क के उत्तराधिकारी कमजोर होते गए। तो अंत में हुआ ये होगा कि कौन जीत गए, मतलब सामंत वाले, और कौन हार गए?
जो भी राजा थे उन लोग धीरे धीरे कमजोर हो गए। समझ आ पा रहा है? तो इसके बाद जो आगे शासक आया जिसका नाम क्या मिलेगा? श्रीगुप्त। कौन सी वंश की स्थापना करेगा? गुप्त वंश। लेकिन शुरू में ये सामंत के रूप में ही काम कर रहा था, लेकिन धीरे से वो वंश स्थापना कर चुका था। तो गुप्त वंश शासक नहीं बना, वो सामंती रहा। इसके बाद भी कोई एक और आएगा, वो भी सामंती होगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा गुप्त वंश का जो महान शासक, जिसका नाम क्या होगा? जल्दी बताओ। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, जल्दी। चंद्रगुप्त। तो प्रथम कहाँ गया? चंद्रयान कौन बोल रहे? इतना सारा नाम बता दो तुम लोग। क्या कर रहे हो? यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? पहले यहां तक, फिर आगे कन्फ्यूजन नहीं करता, पहले इसको बता दो पहले। कनिष्क की मृत्यु कब हुआ? 105 ईस्वी में। कोई योग्य उत्तराधिकारी आया क्या? नहीं आ पाया। इसके समय छोटे छोटे सामंती लोग रहते थे, इनके यहाँ काम करने वाले, जिनको जमीन दिया जाता था। सामंती व्यवस्था याद है सबको? वेतन के बदले क्या देते थे? जमीन। तो जमीन देते देते किसी के पास इतना ज्यादा जमीन हो जाता था कि उनका अपना शासन चालू करने का मन हो जाता था। तो उसी में से एक सामंत कौन निकला? श्रीगुप्त। और कौन सी वंश की स्थापना किया? गुप्त वंश की क्या किया? स्थापना। समझ आ पा रहा है? तो इसके बाद हम मेन क्या पढ़ेंगे? गुप्त वंश के बारे में। किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार देख लो, शुरू से हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले हम मगध से चालू किए। कहां चालू किए? तो मगध में जो राजा है, वंश है, जिसका नाम क्या था? ठीक बता दो। हसीना मसूक सा। समझ आ रहा है? सुंग वंश के समय कौन आ गए? विदेशी यात्रियां। कौन कौन? सबसे पहले कौन आया? ISP के। कौन आया बता दो? और ISP के में से के से क्या निकलेगा? कुषाण। नहीं, के से तो कुषाण आता है। और कुषाण के ही सामंत आगे क्या बने? गुप्त वंश वाले। क्या बने? तो क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में कि गुप्त वंश वाले किनके सामंत थे, तो कुषाण के सामंत। किनके सामंत? कुषाणों के सामंत ही आगे चल के कौन से वंश के रूप में उभरे थे? गुप्त वंश के रूप में उभरेंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। किसके बारे में? गुप्त वंश की चर्चा करेंगे। ठीक है।